नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में न्यूज टाइम और एसिस्ट न्यूज पर। दोस्तों, चर्चा है मोहन भागवत की। लगातार आजकल उनके बयान आ रहे हैं और शायद ही कोई हफ्ता 10 दिन गुजरता होगा जब उनका कोई बयान नहीं आता होगा। पर इस बार तो उनका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक बड़ा इंटरव्यू आया है और वो भी आरएसएस के मुखपत्र 5 जनने और अंग्रेजी के ऑर्गेनाइजर के अंदर, और उन्हीं दोनों के जो एडिटर्स हैं उन्होंने इंटरव्यू लिया है और काफी बड़ा इंटरव्यू है ये। दरअसल इंटरव्यू मैं नहीं कहूंगा, ऐसे इसे कहूंगा एक थॉट प्रोसेस है जो पूरा का पूरा उनके मन में चल रहा है और आने वाले दिनों के लिए एक जो रोड मैप है आरएसएस का, वो देने की कोशिश की जा रही है। एक जमाना था जब आरएसएस के चीफ मोस्टली दशहरे के ऊपर एक एनुअल एड्रेस देते थे और वो पूरे साल के लिए उन एक तरह से गाइडलाइन का काम करता था स्वयं सेवकों के लिए। पर अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब वो बढ़ती हुई कट्टरवादिता उग्रता पर भी बात करते हैं, लेकिन उसको ये नहीं कहते कि इसको रोकना चाहिए। संघ का विस्तार हो रहा है उसके बारे में भी बात करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और कहीं ना कहीं इतिहास को बदलने की बात भी चल रही है, जहां पर वो कहते हैं कि इतिहास सिर्फ जीत और हार का मतलब नहीं होता है, इतिहास का मतलब कुछ और भी होता है, जिसमें कि हमारी जो गौरव और उपलब्धियां हैं वो भी गिनाई जानी चाहिए। 1000 साल से युद्ध की बात कर रहे हैं। कई बार कहते हैं कि बिना मुसलमानों के हिंदू अधूरा है, और फिर हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों खोजना, ये बात भी कहते हैं, और फिर उसी का कुछ ऐसा कहते हैं कि विरोधाभास भी होता है। फिर कहते हैं ये अंदर की लड़ाई है। अंदर की लड़ाई है तो किससे है? और 1000 वर्षों से युद्ध चल रहा है, तो फिर शत्रु कौन है? अगर 1000 वर्षों से युद्ध है तो फिर शत्रु कौन है? तो इसका मतलब है कि शत्रु पक्ष तो एक ही है। दूसरी बात, कहते कि हिंदू समाज की सुरक्षा का प्रश्न है, तो हिंदू समाज को खतरा किससे है? यानी कि हर चीज के पीछे उनका एक अर्थ है, जिसे वो पूर्ण रूप से नहीं कहते हैं बल्कि छुपा लेते हैं। ये भी कहते हैं कि इस लड़ाई में उग्रता और कट्टरवाद आएगा और बढ़ेगा, और उसे रोकने की बात नहीं करते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि मुसलमान अगर यहां रहना है तो रहें, यानी कि एक वार्निंग है, चेतावनी है, नहीं तो कहीं चले जाएं। वो कहां जाएंगे? वो यहाँ के वासी हैं, यहाँ पैदा हुए हैं। लेकिन शायद हिंदुत्व को इतने बड़े ढंग से एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि मोहन भागवत अब एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, और वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आती है केंद्र सरकार में, उनकी सरकार से, और प्रधानमंत्री चूंकि खुद स्वयं सेवक रहे हैं, ये वहां से निकल कर आती है। बहुत बार कहेंगे कि डीएनए एक है, लेकिन उसके बाद ही कहेंगे कि हम अलग हैं, वो अलग हैं। तो ये विरोधाभास की पैराडॉक्सिकल अपोजिट सिचुएशन है, वो सामने नजर आती है। लेकिन इस बार जो बात कर रहे हैं वो, पहले सरसंघ चालक ने कभी भी 1000 साल से युद्ध की बात कभी नहीं की थी। मोहन भागवत ने कभी नहीं की, ये पहली बार कही है उन्होंने। शायद वो अपने कोर वोटरों को एक संदेश दे रहे हैं। 2024 की और 2025 की बात नहीं कर रहे हैं वो। 2024 तो चुनाव है, 2025 उनके 100 वर्ष हो जाएंगे। अब उनकी नजर 2047 पर है। अब वो लगातार 2047 की बात कर रहे हैं, संगठन में भी और सरकार के अंदर भी। दरअसल ब्राह्मणवाद भी उसके अंदर है, क्योंकि आ, उनका एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी है। लेकिन अगर आप उनके परिवार के सदस्यों को उनकी वेबसाइट वगैरह पे जाके देखेंगे तो उसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम की कोई स्थान नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई जिक्र नहीं होता उसके अंदर। और महिलाओं का जिक्र भी होता है, कहते हैं सेविकाएं हैं, लेकिन वो भी उनके कोर एरिया के अंदर वो भी नहीं आती हैं। और उनके कोर एरिया में ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी भी कोई वर्ग के सदस्य नहीं आते हैं। एक्चुअली ये रोड मैप जो है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसी रोड मैप के ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूं एक विशिष्ट पैनल से। मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ हैं डीएलजी प्लस 2 के बिजनेस एडिटर और एनालिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे मित्र हिमांशु भयानी जी, स्वागत है। हमारे मित्र नमस्कार। पॉलिटिकल एनालिस्ट श्री जिगर दोषी जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार श्री
वीरेंद्र सेंगर जी, सर आपका स्वागत है। और अमिताभ श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जैसे पहले एक प्रार्थना की प्रोग्राम शुरू होने से पहले, इस बार आज चूंकि मैं बाहर भी हूँ, आउटर सिटी भी हूँ, प्रोग्राम को हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। अपना पहला सबमिशन 7 से 8 मिनट में पूरा कर लेंगे, दूसरा सबमिशन 2 से 3 मिनट में पूरा कर लेंगे, ताकि हम समय पर उसको पूर्ण कर सके। आज मैं सबसे पहले अमिताभ जी आपके पास आऊंगा। कुछ भूमिका मैंने बना दी है। बदलता हुआ दौर, बदलते हुए वक्तव्य, एक एम्फेटिक स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं उस इंटरव्यू में से अब मोहन भागवत के। ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है। अब वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो हिंदुत्ववाद है, यानी कि हिंदू भी अब एक ब्लॉक है, जैसे दुनिया में मुस्लिम ब्लॉक है या ईसाइयों का एक ब्लॉक है। अब वो हिंदुओं को भी एक ब्लॉक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं कि हम इंपॉर्टेंट हैं, आप हमसे अब टेक इन ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। और उग्रता के बारे में भी बहुत साफ सुथरा कहते हैं। मैंने लंबी भूमिका बांधी है ताकि आपको चीजें जो उन्होंने कही अपने इंटरव्यू में वो स्पष्ट हो जाए। अमिताभ जी, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणियां। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में मुझे जोड़ने के लिए। पहले तो आपका और धन्यवाद कर लूं कि आपने अपनी व्यस्तता के बावजूद जी जुड़े आप। हाँ, नहीं, आपसे मैंने कहा था, मैं ये विषय जब आपने मुझे बताया तो मुझे लगा कि मुझे इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये विषय समाज को और देश की जो वर्तमान स्थिति है उससे इतना जुड़ा हुआ है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और सारी व्यस्तता के बावजूद मैंने कहा नहीं, मैं इसमें बातचीत में शामिल होऊंगा और अपने साथी, जो हमारे साथी हैं, उनके विचार सुनूंगा। जब आप अपनी बात कह रहे थे, अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो मुझे मेरे मतलब दिमाग के बैकग्राउंड में अदम गोंडवी की गजल चल रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। ये जो बात है, ये आप पाएंगे कि मोहन भागवत साहब सारी उदारता के बावजूद, हर चीज के बावजूद जो है वो तमाम बार हम लोगों ने देखा है कि वो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करते हैं। जो सारी बातें आपने अपने वक्तव्य में कही, वो सब वो करते रहे हैं। ये दरअसल ये जो अंग्रेजी में कहा जाता है ना, 5 हेडेड मॉन्स्टर, तो ये 5 हेडेड मॉन्स्टर है, ये आरएसएस और उसका परिवार, संघ परिवार जो है। ये आप पाएंगे कि इस परिवार का एक सदस्य जो है वो कुछ कहता है, बीजेपी कुछ कहती है, यानी सत्ता में जो बीजेपी है वो कुछ कहती है, उसके मंत्री कुछ, कोई मंत्री जो है बहुत स्ट्रांग मतलब पोस्चरिंग करते हैं, गिरिराज सिंह जैसे, और कुछ लोग हैं जो उसमें थोड़ा सा नरमी बरतते हैं। फिर आप देखेंगे कि एक विश्व हिंदू परिषद संगठन है, एक बजरंग दल है, एक और इन सबका जो पितृ संगठन है आरएसएस, उसका अपना एक पोस्चरिंग रहता है। और वो आज से नहीं है, हमने देखा है आजादी के दौर में, आजादी की लड़ाई के दौर में, गुरु गोलवलकर जो इनके मतलब पुरखे रहे हैं, उनकी जो बंच ऑफ थॉट्स थी, उसमें जिस तरह से मुसलमानों की स्थिति को लेकर के जो बातें कही गई हैं, जिस तरह से उनको दोयम दर्जे के नागरिक के तौर में स्वीकार किया गया, कहा गया कि अगर रहना है, मतलब उसका स्वर कुछ ऐसा है कि अगर रहना है तो सर झुका के रहो, आप अपने आप को यहाँ प्रथम नागरिक या उसके बराबर सोचने की बात सोचना भी मत। कुछ मुसलमानों के लिए जो इस तरह की एक भावना है, उसी भावना के तहत आप देखेंगे, और ये 1925 में जब से आरएसएस की स्थापना हुई तब से उसका जो एक स्वर रहा है और वो निरंतर उग्र होता गया है। आप देखेंगे कि उसी भावना के तहत पिछले कुछ सालों से, जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, तब से लगातार लगातार ये हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान का मसला जो है वो दिन रात जो है कढ़ाई खोलती रहती है, उसमें ये उबलता रहता है, चाहे मीडिया के जरिए हो, चाहे वो एकेडमिक्स के जरिए हो, चाहे हिस्ट्री के जरिए हो, है ना, या सिनेमा। अब तो सिनेमा भी आ गया उसमें, अब तो मैं सिनेमा यानी भगवा रंग की बिकनी भी आ गई है उसमें, और उस पर भी जो है बवाल होने लग गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं दिनेश जी, जिनको जिनको प्रतीक बना करके समाज में दरअसल एक एक उबाल जो है लगातार बनाए रखना, ये एक इस पूरे सत्ता समूह की एक सोची समझी एक विचारधारा है, एक सोची समझी साजिश कह सकते हैं आप उसको, या सोचा समझा कार्यक्रम कह सकते हैं, कि वो समाज में लगातार एक उबाल बनाए रखना चाहते हैं आपस में, कम्युनिटीज में, जिसके जरिए वो चाहते हैं कि कुल मिला करके ध्रुवीकरण होता रहे समाज का, और इसी ध्रुवीकरण की मतलब आंच पर उनकी चुनावी रोटियां जो है लगातार सिकती जाती रहें, उनकी उनकी सरकारें बनती रहें, वो सालों साल जो है चुनाव का ही खेल खेलते रहें, और उसके बीच में वो नारे भी लाते रहें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और उसमें आप जानते हैं, देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि जिस तरह की बातचीत वो करते हैं, उससे जैसे एक आप ट्रस्ट की बात करते हैं, एक तरफ सरकार कहती है सबका विश्वास, और दूसरी तरफ आप जब ये बात कहते हैं कि साहब डीएनए और ये और वो, तो आप ट्रस्ट को घटाने वाली, यानी ट्रस्ट ट्रस्ट डेफिसिट वाली बातें करते हैं और नष्ट करने वाली बातें करते हैं। जो भरोसा 47 में जो चीज हो गई थी,
उसके बाद आप धीरे-धीरे अपने देश को, अपने समाज को जब एक समरसता की राह पर लाने की कोशिश कर रहे थे, तब ये जब सरकार आई है, उसके बाद आप देखेंगे कि जानबूझकर जानबूझकर दिनेश जी, जब ये कहा जाता है कि हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएँगे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, यानी हम आपके ज़ख्मों पर मरहम तो नहीं लगाएँगे, हम उनको चाकुओं से लगातार खुरचते रहेंगे, ताकि आपको सामने वाले को देख कर के नफ़रत का एहसास होता रहे और आप लगातार अपने पड़ोसी से, अपने अपने आस-पास के लोगों से इसलिए नफ़रत करते रहें कि वो आपके मज़हब का नहीं है। तो ये जो एक पूरा-पूरा गेम है, इसी के बीच में कभी-कभी मरहम लगाने जैसी बात जैसी लगती है कि हाँ, नहीं ठीक है, वो तो हमारे भाई हैं, सबका डीएनए एक है, जो यहाँ रहते हैं सब हिंदू हैं, ये ऐसा है, वैसा है। ये जो पूरा का पूरा तंत्र है दिनेश जी, ये कुल मिला कर के जो मैं समझ पाया हूँ अब तक वो यही है कि हाँ, समाज में एक एक ऐसी अराजकता बनाए रखो, उस अराजकता का जो है वो चुनावी फ़ायदा लेते रहो। उसके ज़रिए आप देख रहे हैं कि कैसे धर्म के नाम पर, इतिहास के नाम पर, सिनेमा के नाम पर, यानी एक कश्मीर फाइल्स जैसी फ़िल्म बनती है जिसमें कि आप जिसको आप प्रधानमंत्री के स्तर से जिसको प्रोत्साहन मिलता है और उसके बाद उस फ़िल्म को जब लोग देखने जाते हैं, देख कर के निकलते हैं सिनेमा हॉल से, तो मुसलमानों के खिलाफ नारे लगते हैं, उनको गालियाँ दी जाती हैं। तो ये जो चीज़ है, ये एक आप नफ़रत पैदा करते हैं और आप देखिए, कैसे क्या होता है कि वही फ़िल्म जब अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में आती है, तो बाहर से आया हुआ एक जो जूरी है आपका मेंबर, जो जूरी का हेड है, वो कहता है कि क्या वल्गर प्रोपेगेंडा फ़िल्म है ये, इसको किसने यहाँ शामिल कर लिया? तो ये जो चीज़ें हैं, ये लोगों की समझ में आ रही हैं, जनता की समझ में आ रही हैं, आपकी समझ में आ रही है, लेकिन जो राजनीति है, वो जिस तरह से लोगों की नसों में ये ज़हर घोल रही है दिनेश जी, ये दरअसल सबसे खतरनाक चीज़ है कि आने वाली नस्ल को जो ये बता रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके बता रहे हैं, जिस तरह व्हाट्सएप के ज़रिए, जिस तरह तमाम ट्विटर के ज़रिए, जिस तरह से फेक न्यूज़ के ज़रिए एक नैरेटिव बुना जा रहा है पूरा का पूरा, हिंदू मुसलमान और ये कोई दूसरे लोग हैं, यानी लव जिहाद है। आप सोचिए ना कि एक क्राइम होता है जिसमें एक लड़का एक लड़की को मार देता है, प्रेम नहीं करता था, उससे जो भी करता था। और आप उस क्राइम को सिर्फ़ इसलिए लव जिहाद के नज़रिए से देखने लगते हैं क्योंकि जो लड़का है वो मुसलमान है। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है एक एक्ट्रेस की डेथ हो जाती है, उसका जिस लड़के के साथ संबंध था वो मुसलमान था, तो अब वो मामला वहाँ पर भी लव जिहाद आ गया। तो कहीं न कहीं से समाज में यानी अंतरधार्मिक विवाहों को लेकर के, संबंधों को लेकर के, आपके हमारे बीच जो लोग रहते हैं, उनको लेकर के अभी दिल्ली में एक जगह मैंने कहीं एक जगह मैंने पोस्टर कहीं देखे जो कि फ़ेसबुक पर और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके का मामला है कि वहाँ पर कहा गया कि कोई हिंदू जो है मुसलमानों को अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा, अपने मकान नहीं बेचेगा, कोई रजिस्ट्री नहीं कराएगा। ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप मुसलमानों को मकान नहीं देंगे, किराए पर नहीं देंगे, उनसे सामान नहीं खरीदेंगे। ये जो सर, नफ़रत फैलाई जा रही है सर कुल मिला इस कर के। बारे में तो गुजरात में कानून है सर, कि मुसलमानों के मोहल्ले में दुकान या मकान खरीदने का कानून है उसका यहाँ पर तो। जी, तो यहाँ यहाँ हिंदुओं से कहा जा रहा है कि आप अपना कोई उनके साथ कोई सौदा ना करें, मकान का कोई सौदा ना करें, आप उनको बेचिए नहीं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं दिनेश जी, जो आपने शुरू में प्रस्तावना दी, जिसमें आपने बहुत सारी बातें बहुत विस्तार से कहीं, वो कुल मिला कर के मेरा यही मानना है, वो जो फिर वही अदम गोंडवी की गज़ल की तरफ लौटूँगा कि गलतियाँ बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? तो वो जो चीज़ है ना, ये लोग बाबर की गलती के लिए जुम्मन का घर जलाने जलाने की एक इनकी साजिश है और वो लगातार चल रही है और वो इसीलिए आप देखेंगे कि कभी औरंगज़ेब आ जाता है, कभी बाबर आ जाता है, कभी अकबर आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है और ये कुल मिला कर के राहुल गांधी को मतलब कोई सद्दाम हुसैन से उनकी दाढ़ी की तुलना करने लगता है। कुल मिलाकर के जो आपको प्रतीक मिलते हैं, वो सारे के सारे ऐसे प्रतीक मिलते हैं, जिनके ज़रिए आप समाज में एक वर्ग के प्रति नफ़रत को लगातार भड़काए रखें। तो ये जो हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हमें जिस भी स्तर से संभव हो, जितना संभव हो, हमें विरोध करना चाहिए। कम से कम मैं ये सोचता हूँ और आप जैसे लोग जो बड़ी हिम्मत के साथ इस तरह की बातें उठाते हैं, मैं उनको बहुत दाद देता हूँ और अपने मुझ मतलब ये जो हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। आई एम सॉरी ये जो चीज़ जिस तरीके से चीज़ें चल रही है ना, वो लगता है कि हम कहाँ रह रहे हैं हमने पिछले 50, 60, 70, 75 सालों में जो भी कमाया है, हम उसको एकदम से भस्म करने पर आमादा हो गए। पता नहीं क्या हो गया है, ये जो राजनीति चल रही है। ये बहुत खतरनाक है दिनेश जी। मैं तो संक्षेप में बस सॉरी मैं थोड़ा भावुक होकर के बोल गया, लेकिन मैं कुल मिलाकर के यही कहना चाहूँगा कि ये जिस तरीके की राजनीति चल रही है, ये हमारे समाज को विनाश की ओर ले जाएगी और गृह युद्ध के पूरे-पूरे मतलब ये जिस तरीके से सरकार चल रही है, ये चलाना चाह रही चीज़ों को, ये गृह युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं समाज को। जी, दिनेश जी।